हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। जहां तक संभव होगा वहां तक आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक कराए जाएंगे। और सबसे पहले हमें यह जानकारी होना आवश्यक है अब कि हमें लास्ट वाले कुछ दिन बचे हुए हैं हमारे पेपर के लिए, तो हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, कहां से संभावित प्रश्न आते हैं, कितना हमको रिवील करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। एक तरफ से सबसे पहले आपको आपके टॉपिक के बारे में बताते हैं कि आपको कितना टॉपिक पढ़ना है और कितना आपको छोड़ना है। ठीक है, और फिर हम लास्ट में बताते चलेंगे कि हमने कितना पढ़ा दिया है। उसके अलावा जो भी टॉपिक बचेंगे वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स के लगातार न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स देखना ना भूलें, क्योंकि वहां पर न्यूमेरिकल्स जो कराए जा रहे हैं वह 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तक के न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं। क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम में 2024 के अंदर प्रश्न आए हुए हैं वह प्रीवियस ईयर से 2015, 16, 17, 18 से आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, मेहनत करते रहिए। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहले आपको बेटा जो तैयार करना है टॉपिक, वो तैयार करना है आपको मोलरता तैयार करनी है आपको। मोलरता के बाद दूसरा आपको मोललता, मोललता के बाद तीसरा आपको तैयार करना है मोलेंस। उसके बाद चौथा मोलेंस के बाद आपको तैयार करना है, मोलेंस के बाद आपको पराशर दाब, पराशर दाब तैयार करना है। पराशर दाब के बाद हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, उसके बाद आपको तैयार करना है विसरण एवं प्रतिपरासरण, प्रतिपरासरण। उसके बाद राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के बाद आपको तैयार करना है यहां से कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। उसके बाद तैयार करना है आपको मोलर चालकता, कौमा तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। उसके बाद तुल्यांकी चालकता के बाद आपको तैयार करना है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम। ध्यान रखना ये केमिस्ट्री में विद्युत अपघटन के नियम है, जबकि फिजिक्स के अंदर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। ध्यान रखना वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, उसके बाद आपको तैयार करना है यहां से नेर्नस्ट समीकरण, नेर्नस्ट समीकरण। नेर्नस्ट समीकरण के बाद आपको तैयार करना है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल के विद्युत वाहक बल के अलावा आपको तैयार करना है सीसा संचायक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए बनेगा आपके लिए सीसा संचायक सेल। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, लक्षण, ठीक, व्यंजक, उदाहरण। ध्यान रखना आपको कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा पूछ ली जा सकती है आपसे, उसके लक्षण पूछ लिए जा सकते हैं, व्यंजक पूछ लिया जा सकता है, उदाहरण पूछ लिया जा सकता है। उसके बाद आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया
लक्षण, व्यंजक, उदाहरण। ठीक है, उसके बाद आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण, उसके बाद संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा के बाद आपको तैयार करना है संकीर्ण ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा के बाद आपको तैयार करना है शून्य कोटि अवक्रिया, सॉरी कोट तथा आणविकता में अंतर, कोटि तथा आणविकता में अंतर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अवक्रिया का वेग, अवक्रिया का वेग, औसत वेग, औसत वेग। उसके बाद औसत वेग के बाद तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। जैसे यहां पर सबसे पहले जैसे सांद्रता पर क्या प्रभाव, सांद्रता बढ़ाने पर क्या, अवक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता का प्रभाव। उसके बाद ताप का प्रभाव। उसके बाद इसमें अगर ले सकते हैं बेटा उत्प्रेरक, अगर मैं इसके अंदर उत्प्रेरक ले लें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगर इसमें क्या करते हैं उत्प्रेरक के बाद अगर आपसे यहां पर पूछ लिया है दाब, अगर दाब बढ़ा दें तो अवक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखना है। इन चारों पॉइंटों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद 21 के बाद अगला वाला जो टॉपिक है वह टॉपिक आपको ध्यान रखना है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक के अंदर आपको तैयार करनी है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी। और 3D श्रेणी के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक, जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाद आपको ध्यान रखना है परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक, ध्यान रखना क्या है परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या के बाद आपको तैयार करना है आयनिक त्रिज्या। उसके बाद आपको तैयार करना है इसके अंदर चुंबकीय गुण। उसके बाद चुंबकीय गुण के बाद आपको ध्यान रखना है रंग, रंग के बाद उत्प्रेरक, रंग के बाद उसको ध्यान रखना है उत्प्रेरक, ठीक है। ये डी ब्लॉक है। उसके बाद अगले टॉपिक K2 Cr2O7, उसके बाद है KMnO4, ठीक। तो यहां से ये इतने टॉपिक हैं जो अभी आप लोगों को अवगत कराए हैं, आगे नोट कराने वाले हैं, कृपया करके नोट करिए इनको, ठीक है। और कितना टॉपिक आपको करा चुके हैं ये भी सुन लीजिए। ये दोनों टॉपिक अलग अलग लेक्चर बनाए हुए हैं। उसके बाद आपको आर्हेनियस समीकरण पढ़ाना है, संकीर्ण ऊर्जा, और यहां पर ये आपका जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इस 22वां क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस को पढ़ाना है। बाद बाकी के से सभी के सभी बेटा वीडियो में हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। नोट करिए पहले, यहां तक नोट करो। इसके बाद बेटा आगे जो टॉपिक अगला टॉपिक है वह आपको तैयार करना है एफ ब्लॉक। अगला आपको क्या तैयार करना है, एफ ब्लॉक तैयार करना है। इस एफ ब्लॉक के अंदर आपको 4F श्रेणी को तैयार करना है, और 4F श्रेणी के अंदर आपको ध्यान रखना है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। उसके बाद लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड आकुंचन, ये इंपोर्टेंट है आपका लेंथेनॉइड आकुंचन। इसके बाद आप ध्यान रखना है इसका रंग, और क्या ध्यान रखना है इसका चुंबकीय गुण, ठीक। ये आपको एफ ब्लॉक के अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग बेटा ध्यान रखना है उपसह संयोजक, उपसह संयोजन, यौगिक
तथा द्विक लवण, द्विक लवण यानी डबल साल्ट, इनकी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। समावयवता, समावयवता, समावयवता ध्यान रखनी है। कौन कौन सी होती है? एक होती है संरचनात्मक और दूसरा है त्रिविम समावयवता। दूसरी आपकी जो प्रकाश की समावयवता हो जाएगी। दूसरी कौन सी है? प्रकाश की समावयवता हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है लिगैंड, लिगैंड का वर्गीकरण। ठीक, लिगैंड का वर्गीकरण आप लोगों को दाता परमाणुओं के आधार पर और आवेश के आधार पर। तो यहां पर आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से? धनावेश, ऋणावेश और उदासीन लिगैंड। ठीक है, और दाता परमाणुओं के आधार पे आपको ध्यान रखना है एक दंतोर या एक दंतोर, उसके बाद द्वैदंतोर, वहुदंतोर, वहुदंतोर, उसके बाद आपका उभय दंतोर। ठीक है, तो आपके इसमें जो इंपोर्टेंट है द्वैदंतुर हो गया, उभयदंतुर हो गया और बहुदंतुर हो गया। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका यहां से। लिगेंड के बाद आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये। 4 से 5 नंबर का यहां से एक प्रश्न बनता है। अगर ये ना बनेगा तो आपका बनेगा CFT। इन दो में से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यहां से प्रश्न बनेगा। उसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अलावा आपका उप सह संयोजक यौगिकों में, उप सह संयोजक यौगिकों में जैविक निकायों में उप सह संयोजक यौगिकों का महत्व, जैविक निकायों में उप सह संयोजक यौगिकों का महत्व, यौगिकों का महत्व ध्यान रखना इस प्रश्न को आप। ये 3 प्रश्न आपके वेरी इंपोर्टेंट हैं आपके चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, और सॉरी चैप्टर नंबर 4 से, ये 5 वाला चैप्टर। ठीक है, 5 वाला है। और यहां पर इसके बाद आपको समन्वय संख्या सबसे ज्यादा पूछी गई है बेटा, समन्वय संख्या के बारे में। ठीक, समन्वय संख्या के बाद प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN। ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक के अलावा आपको इस टॉपिक से और ध्यान रखना है IUPAC उप सह संयोजक यौगिकों का नामकरण, यौगिकों का नामकरण। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि पहला टॉपिक इसी को बनाएंगे। अभी पहला टॉपिक इसी को बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखना है जैसे आपको एल्किल हैलाइड जितने भी बनाने की विधियां हैं, यानी जो हमारे ऑर्गेनिक भाग यानी कार्बनिक रसायन के अंदर, कार्बनिक रसायन में आपको ध्यान रखना है। कितना टॉपिक ध्यान रखने हैं? तो कार्बनिक रसायन में सभी टॉपिक की कम से कम कितनी 5 बनाने की विधियां तैयार करनी है। 5 बनाने की विधियां तैयार, 5 बनाने की विधियां। ये टोटल बेटा आपको टॉपिक करा चुके हैं। सभी की सभी 5 विधियां बता दी गई हैं। किस किस की आपको ध्यान रखना है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के अंदर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है
वह है SN1, वह SN2 रिएक्शंस, SN1 और SN2 रिएक्शंस। इसके अंदर और भी थोड़ी सी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कब कौन सी अभिक्रिया आपको करनी है। देखो इसमें आपकी एक आती है वुड्स अभिक्रिया, भाई एल्किल हैलाइड टॉपिक के अंदर ही है। उसके बाद वुड्स अभिक्रिया के बाद आपकी ध्यान रखना विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण के बाद आपको ध्यान रखना है हुल्सडीकरण अभिक्रिया, हुल्सडीकरण अभिक्रिया, हुल्सडीकरण की अभिक्रिया के बाद आपको एक बार केवल पूछी गई है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो इन टॉपिकों को भी बेटा एक बार बहुत तीव्रता से रिवीजन करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको एल्किल हैलाइड के बाद हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन के अंदर आपको 5 अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है। कौन सी वाली? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। आगे देखने के लिए मिलेगा, इसी में क्लास में आज ही देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया हेलो एरिन की भी हो सकती है, फिनॉल की भी हो सकती है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी की हो सकती है, ठीक है। कोई आपका जो भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आपको ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी 2 बनाने की विधियां ध्यान रखना है। हेलो एरिन बनाने की 2 विधियां, एक है आप ध्यान रखना सैंडेमायर नॉमिनेशन है, दूसरी गाल्टरमान विधि द्वारा आप इसको क्या कर सकते हो, हेलो एरिन का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा 5 इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं डीडीटी, डीडीटी, उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, उसके बाद वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। नोट करें, इसके बाद आकर आ रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा आपको तैयार करना है यहां से आपको डीडीटी, डीडीटी का दुष्प्रभाव ध्यान रखना है। डीडीटी का दुष्प्रभाव क्या है भाई इसका, और उसके बाद फ्रेयॉन, फ्रेयॉन का ध्यान रखना है। फ्रेयॉन के बाद CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दुष्प्रभाव, वातावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। और दुष्प्रभाव के बाद आपको ध्यान रखना है यहां पर इसके उपयोग। ये 2 टॉपिक, ये बेटा ये भी टॉपिक आपको ध्यान रखने, क्योंकि कभी कभार आप लोग उम्मीद करते हो कि ये टॉपिक नहीं आएंगे और वही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में रख दिए जाते हैं। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बेटा तैयारी करके आप लोगों को चलनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एल्कोहल, एल्कोहल में कम से कम आप 5 बनाने की विधियां, कम से कम कितनी, 5 बनाने की विधियां। और इसमें जो आपको एक अभिक्रिया और तैयार करनी है, वह करना है एल्कोहल का निर्जलीकरण, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, निर्जलीकरण की क्रियाविधि, निर्जलीकरण की क्रियाविधि को आपको तैयार करना है भाई यहां से, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है नैमिक रिएक्शंस आपको, और इसका परीक्षण, इसका बेटा क्या ध्यान रखना है, अल्कोहल का परीक्षण ध्यान रखना है। आप लोग दे सकते हो ऑक्सीकरण द्वारा, इसका दूसरा ल्यूकास अवकर्मक, ल्यूकास अवकर्मक द्वारा, ठीक है, इसके परीक्षण को बता सकते हो। और इसके बाद आप बेटा बता सकते हो इसके बाद आप लोग बता सकते हो इसके बारे में बेहाइड्रोजनीकरण द्वारा, बेहाइड्रोजनीकरण द्वारा, बेहाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक। उसके बाद फर्स्ट भाग से, केमिस्ट्री के फर्स्ट भाग चैप्टर नंबर 5 से आपको बेटा एक टॉपिक और ध्यान रखना है, बर्नर सिद्धांत, ठीक। और इसके बाद लगभग मैं सभी की 5-5 बनाने की विधियां, मैंने पहले बोल दिया लगभग सभी की 5-5 विधियां। ग्लूकोज एक अलग टॉपिक आपका है, फिर रिवीजन करा देंगे आज। ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद प्रोटीन, विटामिन, विटामिन के बाद कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। यहां से प्रश्न बनने की निश्चित 100% बेटा यहां पर संभावना रहती है। एक प्रश्न यहां से निश्चित आता है। उसके बाद आप लोगों को बेटा ध्यान रखना है परीक्षण के रूप में कुछ परीक्षण आपको ध्यान रखने भाई, किसका कौन सा परीक्षण होगा, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो परीक्षण आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आप टॉलेन अभिकर्मक द्वारा दे सकते हो, टॉलेन अभिकर्मक। दूसरा फेलिंग विलियम द्वारा आप बेटा इसको परीक्षण। तीसरा शिप अभिकर्मक, शिप अभिकर्मक द्वारा, ठीक है, परीक्षण। ये हो गए किसके, एल्डिहाइड कीटोन के। और अल्कोहल का ये परीक्षण बता दिए। एमीन परीक्षण आपसे पूछ लिया जाता है। एमीन परीक्षण किससे, हिल्सबर्ग अभिकर्मक द्वारा बेटा इसका परीक्षण दे दिया जा सकता है, ठीक है, हिल्सबर्ग अभिकर्मक द्वारा। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है हिल्सबर्ग, ये हो गया। और उसके बाद लगभग में देखो फिनॉल हेलोएरिन, उसके बाद एनिसोल, आपका कौन, एनिसोल के बाद ये 3 टॉपिक। और उसके बाद 2 टॉपिक बेंजल्डिहाइड और क्या नाम उसका आपका, बेंजोइक अम्ल और एमीन। इनकी बेटा ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, ठीक है। और कुछ की औद्योगिक विधियां ध्यान रखनी है, जैसे आपका अल्कोहल हुआ, अल्कोहल की औद्योगिक विधि क्या है और फिनॉल की औद्योगिक विधि क्या है। और लगभग में अब लिखने वाले हैं जितनी इंपोर्टेंट नेमिक रिएक्शंस है उन नेमिक रिएक्शंस के बारे में। भाई नेमिक रिएक्शंस तो बहुत हैं, लेकिन हमारी मुख्यतः जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जा रही है उन अभिक्रियाओं के बारे में से थोड़ी जानकारी ले रहे हैं, फिर अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं, ठीक, नोट करिए इसको। उसके बाद बेटा कुछ महत्वपूर्ण नेमिक रिएक्शंस आप लोगों को ध्यान रखनी है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती है, ठीक है। जैसे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, 5 नंबर की एक साथ बनने वाली अभिक्रिया है ये 5 नंबर की एक साथ बनती हैं। इसके बाद फ्रैंकलैंड है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ग्रिनार्ड अभिकर्मक, ग्रिनार्ड अभिकर्मक के बाद आपको ध्यान रखना है सैंडेमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया के बाद आपको ध्यान रखना है गाटरमान कोच अभिक्रिया, ध्यान रखना गाटरमान कोच अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया के बाद आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एल्डोल क्रॉस एल्डोल। उसके बाद कैनियारो क्रिया, कैनियारो क्रिया के बाद आपको ध्यान रखना है कैनियारो हो गया, स्टीफन अभिक्रिया, रोजरमोंड
ऑफ चेन, क्लीमेंस ऑफ चेन, क्लीमेंस ऑफ चेन, वुल्फ, किस्नर ऑफ चेन, वुल्फ, किस्नर ऑफ चेन, वुल्फ किस्नर के बाद आपको ध्यान रखना है HBZ, हेल, बोलार्ड, जेलेंस्की, हेल बोलार्ड, जेलेंस्की, ठीक है। और इसके बाद हेल बोलार्ड, जेलेंस्की के अलावा आपको ध्यान गाटरमान कोक हो गई, ठीक। इटार्ड अक्रिया, इटार्ड अक्रिया, पार्किंस अक्रिया, पार्किंस अक्रिया हो गया। बेंजोइन संघनन एक बार बन चुका है, बेंजोइन संघनन एक बार अक्रिया बन चुकी है, ठीक है। तो ये आपके सामने नैमिक रिएक्शंस है, कुछ एक दो और नैमिक रिएक्शंस होंगी जो आप लोगों को अवगत करा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग से आप लोगों को बेटा इतने टॉपिक तो तैयार होने ही करने हैं आप लोगों को, और इसमें से उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा कम से कम 90% टॉपिक कवर भी होंगे आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि एक एक टॉपिक को किस तरीके से हम फाइट कर रहे हैं, ठीक है। जो पढ़ा चुके हैं उनको बताते चले जाएंगे बेटा, यहां पर रिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक। चलो नोट करिए इसको। चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की ओर। देखो बेटा क्या है संबंध, मोलनता और मोलन्स में संबंध। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया मोलनता और मोलन्स के अंदर संबंध क्या होता है, मोलरता और नॉर्मलता के अंदर संबंध क्या होता है। तो ये संबंध हमको पता होने चाहिए क्योंकि कभी कभार बेटा इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको मोलन्स पूरी डेरिवेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे किसी का मोलन्स या मोल प्रवाह निकालना है तो उस के मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रवाह, जिस घटक का मोल प्रवाह निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या। अब विलयन में कौन कौन होता है, एक तो विलेय होगा और एक कौन होगा, विलायक। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वो कौन होगा, विलायक होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले निकाल रहे विलेय का मोल प्रवाह बताओ भाई, विलेय का मोल प्रवाह। तो आप बताओगे कि भाई विलेय के मोल प्रवाह लिख ले रहे एक्स से, तो आप बोलोगे विलेय के मोलों की संख्या। हम विलेय के मोलों को लिखेंगे, ध्यान रखना है मैं यहां सिंबल लिख दे रहा हूं। विलेय के हम मोल को लिखेंगे बेटा किससे, Na से, और विलायक के मोल को किससे लिखेंगे, विलायक के मोल, क्योंकि मोल को N से प्रदर्शित कर रहे हैं, विलायक के मोल को किससे लिखेंगे, Nb से, ठीक है। मोल प्रवाह X से थे, तो हमें विलेय का मोल प्रवाह निकालना है। तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, क्लियर। तो यहां पर ये हो गया विलेय का मोल प्रवाह। इसे समीकरण नंबर डाल दे रहे हैं हम 1। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे विलायक का मोल प्रवाह, विलायक का मोल प्रवाह Xb, ठीक है। अब विलायक का मोल प्रवाह निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब करना क्या है, समीकरण 1/2। हम बेटा 1 में भाग किसका कर दे रहे हैं, 2 का। जब भाग की बात करेंगे तो LHS हम भाग करते हैं और RHS में, तो इसकी LHS कौन से बेटा, XA में भाग करेंगे XB का। अब RHS में, तो RHS में Na बट्टे Na प्लस Nb में भाग करेंगे Nb बट्टे Na प्लस Nb, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये तो बेटा कट जाएगा, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा, तो XA बट्टे XB बराबर होगा Na बट्टे Nb। अब Na और Nb क्या है तो आप बताओगे मोल है। अब मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होगा
भार बट्टे अड़भार, ठीक है। तो यहां पर देखो एक्स ए बराबर एक्स ए बट्टे एक्स बी बराबर एन ए बिले का भार, बिले के मोल है तो बिले के मोल बराबर हो जाएगा बिले का भार बट्टे बिले का अड़भार बट्टे एन बी विलायक के मोल है तो विलायक को हमने बेटा कैपिटल डब्ल्यू से लिख लिया, तो विलायक का भार बट्टे विलायक का अड़भार एन बी, बाहर का भार गुणा और अंदर का अंदर गुणा। ये क्या है, ये आपका है बिले का भार, ठीक है। ये क्या है विले का अड़भार, विले का अड़भार है। एफ डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू ये है विलायक का भार और ये क्या है विलायक का अड़भार, विलायक का अड़भार, ठीक है। तो एक्स ए बट्टे एक्स बी बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू में एम बी बट्टे एम ए इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, ठीक। अब यहां से हमें पता है कि भाई मोललता बराबर क्या होती है, मोललता बराबर होती है विलेय का भार बट्टे विलेय का अड़भार इंटू में विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है ऊपर बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है, ग्राम को किलोग्राम मिलाने के लिए। तो भाई हम क्या कर रहे हैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1000 से क्या कर दे रहे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, तो यहां से एक्स ए बट्टे एक्स बी बराबर स्मॉल डब्ल्यू बट्टे एम ए, देखो बट्टे एम ए इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, यहां 1000 लिख दे रहे हैं इंटू में एम बी और बट्टे बेटा कौन 1000, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, तो आप बताओगे ये तो मोललता हो गई, क्या हो गई ये मोललता। तो यहां पर एक्स ए बट्टे एक्स बी बराबर ये बन गई हमारी मोललता और इनटू में एम बी और बट्टे में कौन हो जाएगा 1000, ठीक। अब इस मोललता को निकालना है, तो मोललता को निकालना है ये सब के सब जो भाग में वो गुणा में, तो जो गुणा में वो भाग में। तो यहां से एक्स ए बट्टे एक्स बी एम बी भाग में गुणा में दूसरी ओर जाके बेटा भाग में हो जाएगा 1000 भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में हो जाएगा और बराबर कौन होगा इधर एम बी। तो ये हमारा मोल प्रभाज, ये हमारा किसके अंदर मोल प्रभाज और मोललता के अंदर क्या होता है संबंध होता है। क्लियर, नोट करिए, इसके बाद आए करा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चल रहे हैं जहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाता है, जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। अब उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से सिखा देंगे आप लोगों को, देखते कैसे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम बेटा उसके बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं। देखो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हमने लिया, वो लिया CO NH3 का होल 5 Cl और कोष्टक के बाहर मैंने लिख दिया Cl2। यह एक मैंने क्या लिया एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, दूसरा एग्जाम्पल हमने जो लिया बेटा यहां पर वो लिया निकिल Cl का होल 4, निकिल Cl4, दूसरा एग्जाम्पल ये ले लिया। और एक एग्जाम्पल और देखो, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई जब नामकरण करते हैं तो किस तरीके से नामकरण करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये क्या है पूरा, भाई इसे पूरे को क्या नाम देंगे, इसे क्या बोलते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसे बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक है ये, क्या ये उपसह संयोजक यौगिक। और उपसह संयोजक यौगिक में आपको दो पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक पार्ट आपको कोष्टक और दूसरा कोष्टक के अंदर। तो कोष्टक दिखाई दे रहा होगा कोष्टक के बाहर। अब इस कोष्टक को क्या बोलेंगे, कोष्टक के अंदर आने वाले समूह को क्या बोलेंगे, कोष्टक के अंदर आने वाले
समूह को क्या बोलेंगे, कोष्टक के बाहर वाले समूह को क्या बोलेंगे। देखो यहां पर जो कोष्टक है इसे बोलते हैं आप लोग उपसह संयोजक परिसर, उपसह संयोजक परिसर, उपसह संयोजक परिसर कहते हैं। और यह हमारा 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, उपसह संयोजक परिसर हमारा 3 प्रकार से बनेगा। एक धनावेशित, एक होगा धनावेशित परिसर, दूसरा कौन सा होगा, ऋणावेश हो सकता है यह परिसर हमारा, और तीसरा हमारा कैसा हो सकता है, यह उदासीन हो सकता है। कैसा हो सकता है, उदासीन। तो ये हमारा 3 प्रकार से होता है। उपसह संयोजक परिसर कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। या तो इस संकुल के ऊपर धनायन या ऋणायन आवेशित होगा, या फिर ये कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, कोष्टक के बाहर ये उपसह संयोजक परिसर हो गया। अब बात करेंगे कोष्टक के अंदर। कोष्टक के अंदर आपको एक धातु दिखाई देगी, और वह धातु कहां से आई होगी, तो वह धातु बेटा आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट से। आपके कहां से होगी वो धातु, डी ब्लॉक के एलिमेंट से। क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट उत्प्रेरक का काम करते हैं, संकुल यौगिक बनाने का काम करते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि इनकी जो संयोजकता होती है वह संयोजकता कैसी होती है, परवर्ती। और परवर्ती संयोजकता के कारण ये कैसे हो जाते हैं, परवर्ती संयोजकता के कारण ये बेटा क्या, संकुल यौगिक और उत्प्रेरक दोनों का बेटा कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना। अब बात करेंगे कोष्टक के अंदर। कोष्टक के अंदर जो आपको धातु दिखाई देगी उस धातु को नाम बोलेंगे बेटा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ध्यान रखना है जो कोष्टक है, इस कोष्टक के अंदर जो आपको धातु दिखाई देगी उस धातु को क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, अब केंद्रीय धातु परमाणु से आप जो भी समूह दिखाई दे रहे हैं जुड़े हुए, केंद्रीय धातु परमाणु से आपको जो भी समूह दिखाई देंगे इन समूहों को क्या बोलते हैं, लिगेंड। क्या बोलेंगे, लिगेंड। तो आपको पता होना चाहिए बेटा लिगेंड कौन से होते हैं। सबसे पहले संकुल यौगिक की पहचान, संकुल यौगिक के अंदर जाओगे, संकुल यौगिक में पहले पहचान करोगे यह धनावेशित है या ऋणावेशित है या उदासीन है। दूसरा काम करना है भाई, जैसे संकुल यौगिक के अंदर पहुंचे तो पहले धातु के बारे में पता करो, भाई इसके अंदर धातु कौन सी आई हुई है। जब धातु के बारे में पता कर लिया फिर ये पहचान करो उस धातु से जो भी समूह जुड़े होंगे वह सबके सब क्या कहलाएंगे, लिगेंड। कोष्टक के अंदर ये समूह क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद कोष्टक के बाहर अब आपको जो भी दिखाई देगा, जो भाग दिखाई देगा वह आपको दिखाई देगा आयनिक परिसर। कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर अब आपको जो भी भाग दिखाई देगा वह भाग क्या दिखाई देगा, आयनिक परिसर। ठीक है, तो आपको 4 चीजें पहचान करनी है। पहला आपको पहचान करना है भैया हमारा उपसह संयोजक यौगिक के अंदर जो आया हुआ है उपसह संयोजक परिसर कैसा है। दूसरा कोष्टक के अंदर यानी संकुल के अंदर जब जाओगे तो पहचान करनी है धातु के बारे में। तीसरा धातु से जुड़े हुए समूह यानी लिगेंड। चौथा कोष्टक के बाहर जो बेटा परिसर होगा आयनिक परिसर। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके अंदर बेटा देखो यहां से संकुल, एक तो हमारा संकुल आया हुआ है, संकुल यौगिक है यानी उपसह संयोजक परिसर है। उसके बाद कोष्टक के बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कोष्टक के बाहर जब आयनिक परिसर नहीं हो तो यह कैसा कहलाता है, तो यह संकुल कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और आप अगर इसे विलयन के अंदर डालोगे तो यह संकुल प्लस आयनिक परिसर में टूटेगा, संकुल प्लस आयनिक परिसर में टूट जाएगा। ठीक है, अब यह संकुल आया, संकुल के अंदर आपको एक धातु दिखाई दी, वह धातु निकिल है। और इस निकिल धातु इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद यहां पर इस धातु परमाणु से जुड़े हुए जो भी समूह होंगे वह क्या कहलाएंगे, लिगेंड। क्या कहलाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग बेटा इन चीजों की पहचान करनी है। अगर और दूसरी चीज अब बात करेंगे लिगेंड, सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई कि हम किस समूह को क्या नाम देते हैं। अगर लिगेंड के रूप में, लिगेंड के रूप में अगर समूह है
तो उस समूह को आपको पता होना चाहिए भाई क्या नाम देते हैं। यहां पर लिगेंड आपके 3 प्रकार से होंगे आवेश के आधार पर। किसके आधार पर? आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार से हैं? 3, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। ध्यान रखना है, आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार से होंगे? 3 प्रकार से। या तो हमारा उदासीन लिगेंड होगा, या हमारा धनावेशित लिगेंड होगा, या हमारा कैसा होगा? ऋणावेशित लिगेंड होगा। जो धनावेशित लिगेंड होते हैं, धनावेशित लिगेंड, उन धनावेशित लिगेंड का बेटा नाम नहीं चेंज होगा। जो नाम होता है जैसे H3O आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो इसे हाइड्रोनियम आयन ही बोलेंगे। जो साधारण नाम होगा, जो साधारण नाम होगा वही बेटा किसका काम करेगा? धनायन में बेटा लिगेंड का काम। जो धनात्मक लिगेंड होंगे उसका नाम चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो साधारण नाम होगा वही नाम देने। लेकिन अब उदासीन और ऋणायनिक, इन समूहों का नाम बेटा लिगेंड के रूप में चेंज होता है। जैसे उदासीन लिगेंड कौन से हैं? ये रहे हमारे उदासीन लिगेंड, मतलब जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। जिसके ऊपर जब बेटा जब चार्ज ही नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा? हमारा उदासीन लिगेंड हो जाएगा। अब उदासीन लिगेंड में इसे साधारण नाम में क्या बोलते हैं? जल। भाई आपको पता है जल बोलते हैं इसे, केमिस्ट्री में इसे बोलते हैं H2O को हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री में इसे बोलते हैं हाइड्रेट। तो बेटा इस H2O के काफी नाम है, जल भी है, पानी भी है, हाइड्रेट भी है, वाटर भी है, ठीक है। तो हम लोग पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे इसे लिगेंड के रूप में, तो लिगेंड के रूप में बेटा इसका जब लिगेंड के रूप में नाम देंगे, लिगेंड के रूप में नाम, तो आप क्या दोगे? एक्वा। क्या बोलोगे? एक्वा। अगर कोष्टक के अंदर है, लिगेंड है, तो क्या नाम दोगे? आप इसको एक्वा दोगे, ठीक है। और अगर ये कोष्टक के बाहर है तो ये लिगेंड नहीं है, कोष्टक के बाहर ये आयनिक परसर भाग कहलाएगा। और आयनिक परसर में जो नाम दिया जाता है वह साधारण नाम दिया जाएगा। जो उसका नाम, भाई इसको जल बोल रहे, इसे हाइड्रेट बोल रहे हैं, तो इसे हाइड्रेट ही नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद NH3 का जो साधारण नाम है क्या है? अमोनिया। NH3 का साधारण नाम क्या है? अमोनिया। तो जब ये कोष्टक के बाहर होगा, यही NH3 जब ये कोष्टक के बाहर होगा भाई किस नाम से जाना जाएगा? अमोनिया के नाम से, ठीक है। लेकिन जब ये कोष्टक के अंदर है भाई लिगेंड के रूप में जाना जा रहा है, और लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या होता है? एमीन। क्या नाम होगा इसका? एमीन। ROH हमारा कौन है? ये अल्कोहल है। ROH हमारा कौन है? ये अल्कोहल है। CO साधारण नाम में से बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन मोनो ऑक्साइड। भाई साधारण नाम में से कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, पर यही अब लिगेंड के रूप में जब काम करना शुरू करेगा तो इसे कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल होगा, ठीक है। EN का साधारण नाम, तो इसका जो EN का मतलब जब लिगेंड के रूप में नाम देंगे तो इसे बोलेंगे एथिलीन डाइएमीन। EN का मतलब क्या बेटा? एथिलीन डाइएमीन, लिगेंड के रूप में नाम, ठीक है। और NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिल। NO को क्या बोलेंगे? सॉरी, NO क्या बोलेंगे? नाइट्रोसिल। तो ये जब लिगेंड के रूप में नाम देंगे, लिगेंड के रूप में नाम, तो इस तरीके से देंगे। और साधारण नाम बेटा इनके, जब ये साधारण नाम कब देते हैं? जब ये कोष्टक के बाहर हो। ऋणायनी लिगेंड, दूसरा बेटा ऋणायनी लिगेंड में ध्यान रखना, उसके साधारण नाम में ध्यान रखना है, उसके साधारण नाम में अंत से ई को हटा के किसको जोड़ देना है? ओ को। उसके साधारण नाम में अंत से ई को हटा के किसको जोड़ देना है? ओ को जोड़ देना है ऋणायनी लिगेंड के अंदर। जैसे C2O4 हमारा ऑक्सोलेट है, ऑक्सोलेट है। तो पर इसमें बेटा साधारण नाम में ई को हटा के किसको जोड़ देंगे? ओ को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा ऑक्सेलेटो। क्या हो जाएगा? ऑक्सेलेटो। F का जो साधारण नाम है, F का जो साधारण नाम है इसे बोलते हैं फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। पर जब इसका IUPAC जब इसमें लिगेंड के रूप में नाम देंगे तो इसे बोलते हैं फ्लोराइडो, फ्लोरो, फ्लोरिडो, ठीक है। क्या नाम देंगे? इसे फ्लोरो भी बोल सकते हो आप, फ्लोराइडो भी बोल सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना। इसी प्रकार Cl का जो साधारण नाम होता है बेटा वो क्या होता है? क्लोराइड। पर जब इसे लिगेंड के रूप में नाम दोगे
कोष्टक के बाहर ये Cl दिखाई दे रहा है, क्लोराइड है। कोष्टक के बाहर ये आयनिक परसर में है, क्या है? क्लोराइड है। क्लोराइडो मत कर देना। क्लोराइडो कब होगा? जब ये कोष्टक के अंदर होगा, लिगेंड के रूप में काम करेगा। यही समूह जब लिगेंड बन जाता है तो तब यहां पर नाम देना है। तो यहां पर जब ये लिगेंड बन जाएगा तो इसे क्या नाम दोगे? क्लोराइडो। क्या नाम दोगे? क्लोराइडो। Br को क्या बोलते हैं साधारण नाम में? इसका साधारण नाम ब्रोमाइड है, तो इसे बोलेंगे ब्रोमाइडो, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमिडो। ऐसे ही यहां पर ये आयोडाइड है, आयोडाइड है साधारण नाम में, पर इसे आईयूपीएस जब इसे लिगेंड के रूप में नाम देंगे तो आइडो, OH, हाइड्रोक्सी। OH कौन सा? OH हमारा हाइड्रोक्साइड। OH हमारा कौन है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, तो क्या नाम देना है इसका? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। CN साइनाइड है। CN क्या है? साइनाइड, पर जब इसका लिगेंड के रूप में नाम दोगे साइनो साइनाइडो। SO4 सल्फेट है, ठीक है, पर जब लिगेंड के रूप में नाम देंगे क्या देंगे? सल्फेटो। भाई इसके अंत में क्या ई को हटा के किसको जोड़ देना है? O को जोड़ देना है। SO3 सल्फाइड, सल्फाइड है, क्या नाम दोगे? सल्फेटो। क्या नाम दोगे? सल्फेटो, सॉरी सल्फाइटो, सल्फाइटो, सल्फाइटो। क्या नाम हो जाएगा इसका? सल्फाइटो। NO3 नाइट्रेट, साधारण नाम क्या होगा इसका? नाइट्रेट। साधारण नाम इसका क्या होगा? नाइट्रेट, पर जब इसका बेटा लिगेंड के रूप में नाम दोगे नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ठीक है। ध्यान रखना जितने भी आपको ऋणात्मक लिगेंड दिखाए, ऋणात्मक समूह है, ऋणात्मक समूह अगर लिगेंड में आए हुए हैं, लिगेंड के रूप में काम कर रहे हैं, अंत से ई को हटाओ और किसको जोड़ देना है? ओ को जोड़ देना है। तो आपको ये लिगेंड के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये टॉपिक याद होने चाहिए। तो पहले हम इस ओर का रब करने वाले हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखो बेटा, अब हम चल रहे हैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिए, और इन दो एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को जितने भी आईयूपीएससी नाम आपके बनते हैं उपसेशन यौगिक में, वो सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं के हिसाब से हम बेटा क्या करें, इन दोनों एग्जाम्पल के हिसाब से आपको रूल्स बता दिए जाएंगे, और उसके बाद आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले आपको ये बताओ ये पूरा क्या है, तो आप बोलोगे ये तो पूरा उपसह संयोजक यौगिक है। ये पूरा क्या है, आप बोलोगे उपसह संयोजक यौगिक है, बिल्कुल। फिर ये कोष्टक क्या है, तो आप बताओगे ये हमारा उपसह संयोजक परिसर है, उपसह संयोजक परिसर है। और उपसह संयोजक परिसर के अंदर एक धातु दिखाई दी कोबाल्ट, ये हमारा कौन है, ये हमारी है केंद्रीय धातु परमाणु। कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद इससे जुड़े हुए जो भी समूह होंगे वह सब के सब क्या कहलाएंगे? लिगेंड। क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाएंगे। तो ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ठीक। और कोष्टक के बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? आयनिक परिसर। क्या कहलाएगा? आयनिक परिसर कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर ये कोष्टक के बाहर वाला भाग है, आयनिक परिसर है। कोष्टक के अंदर ये कोष्टक के अंदर ये क्रोमियम धातु है, और ये हमारा क्या, इससे जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा? समूह, लिगेंड कहलाएगा, ठीक। अब सबसे पहले बात करेंगे भाई मैं इसका नामकरण कैसे बताएं। पहले कहानी ये आ रही है कि इसका नामकरण कैसे करें। सबसे पहले एक चीज बताओ, आपसे बोला गया कि भाई सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ कि इस Na में, सोडियम क्लोराइड NaCl में Na पे चार्ज कैसा है? पहले प्लस, और क्लोराइड का मतलब Cl पे माइनस। मतलब ये होगा कि जब हम उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण करेंगे तो पहले धनात्मक को लिखेंगे। अब धनात्मक के रूप में चाहे हमारा संकुल यौगिक आया हो, चाहे हमारा संकुल हो, चाहे हमारा आयनिक परिसर हो, पहले जो भी आएगा कौन होगा? हमारा धनात्मक होगा,
अब धनात्मक में मैंने पहले ही बता दिया आपको, चाहे हमारा संकुल हो सकता है या हमारा आयनिक परिसर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पहले किसका नाम देना है, धनायन का नाम, उसके बाद फिर किसका नाम देना है, ऋणायन का नाम, उसके बाद फिर किसका नाम देना है, ऋणायन का नाम। अब ये तो पहले धनायन का नाम देंगे, दूसरा क्या होगा, ऋणायन का नाम। तो अब यहां पर ये पहचान करनी है कि पहले आया कौन है, संकुल यौगिक है या आयनिक परिसर है। भाई आप इसमें इस फॉर्मूले के अंदर देखोगे तो आप बताओगे पहले कोष्टक आया हुआ है, पहले कौन आया हुआ है, कोष्टक आया हुआ है। और इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर आप देखोगे कि पहले आयनिक परिसर आया हुआ है, पहले कौन आया हुआ है, आयनिक परिसर। ठीक, तो यहां पर ये भी दूसरे नंबर पहचान करनी है कि अगर हमारा संकुल यौगिक आया हुआ है, संकुल यौगिक कैसा है, धनात्मक है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, संकुल यौगिक कैसा है, धनात्मक है। संकुल यौगिक कैसा है, धनात्मक है। अब कहानी क्या होगी, कैसे नाम देंगे, तो पहले इस कोष्टक में सबसे पहले यहां पर पहले कौन आया, कोष्टक, पहले कौन है, कोष्टक है। इस कोष्टक के अंदर सबसे पहले आपको नाम देना होगा लिगेंड का। पहले नाम किसका देना होगा, कोष्टक, क्योंकि पहले कौन आया, संकुल यौगिक आया हुआ है, तो पहले कोष्टक के अंदर किसका नाम देंगे, तो कोष्टक के अंदर पहले नाम देंगे लिगेंड का, वो भी कैसा, संख्या सहित। भाई इसके अंदर जो भी संख्या आई होंगी, मान लिया यहां पर 5 आया है तो 5 के लिए संख्या सहित बताना है, यहां पर 2 आए होंगे 2 के साथ संख्या सहित बताना है। ठीक है, अभी बता रहे इसके बारे में कि किस संख्या को क्या नाम देना है। ठीक है, और कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जिसके अंदर पहले से ही संख्याओं का उपयोग किया गया होगा, तो इन्हें हम विशेष उपसर्ग द्वारा हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, विशेष संख्या द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, पहले लिगेंड का नाम देना है। भाई जब लिगेंड का नाम, अब भिन्न भिन्न लिगेंड है तो अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार इन्हें क्रम में लिख देंगे। भाई अगर 2 या 2 से अधिक लिगेंड आए हुए हैं तो क्या करेंगे, अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आती है केंद्रीय, जब लिगेंड हो गया तो फिर आ जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु में बेटा ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन संख्या। भाई केंद्रीय धातु परमाणु में किसको बताना है, ऑक्सीकरण संख्या को बताना है। तो पहले लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद बेटा हमें फिर क्या करना है, उसके बाद हमें बताना है किसको, कोष्टक के बाहर कौन है, हमारा आयनिक परिसर। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर जो भी हमारा आयनिक परिसर होगा, धातु ऋणायन का नाम, धातु ऋणायन का नाम। अब आपसे पूछा जाएगा क्या धातु ऋणायन होगा, उसके अंदर हमें संख्या बतानी होगी, तो धातु ऋणायन की संख्या नहीं बतानी होती भैया, संख्या नहीं बतानी है, संख्या नहीं बतानी है। ठीक है, तो यहां पर ये कहानी आपको ध्यान रखनी है किसके अंदर की, ये कहानी जब हमारा संकुल कैसा है, धनात्मक है, तब की कहानी ये है। ठीक है, अब बात करेंगे, अब हमारा संकुल कैसा है, ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक कैसे, तो पहले कौन आया हुआ है, पहले आयनिक परिसर आया हुआ है। तो पहले जब आयनिक परिसर आया हुआ है तो पहले नाम दोगे धातु धनायन, धातु धनायन का नाम। पर धातु धनायन का जब नाम करोगे तो इसकी संख्या नहीं बतानी है, नाम संख्या नहीं बतानी है, ध्यान रखना, बतानी है। तो पहले हमारा कौन आया हुआ है, धातु, पहले हमारा आयनिक परिसर आया हुआ है, इसकी संख्या नहीं बतानी। उसके बाद कोष्टक, तो आप बताओगे कि यहां पर ये जो संकुल है, संकुल हमारा कैसा है, ऋणात्मक है। अब दूसरी कहानी यहां पर है, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि संकुल ऋणात्मक है, संकुल कैसा है, ऋणात्मक है, तो संकुल ऋणात्मक है, तो अब यहां थोड़ी सी कहानी बदलेगी। यहां पर सबसे पहले आओगे बेटा, यहां पर पहले धातु धनायन का नाम, फिर उसके बाद कोष्टक के अंदर आ जाओगे, कोष्टक के अंदर पहले नाम देना है लिगेंड का, पहले नाम किसका देना है, लिगेंड का, के सहित, संख्या सहित, लिगेंड का नाम बताना है संख्या सहित। ठीक है,
उसके बाद फिर कौन है, धातु, केंद्रीय धातु परमाणु। फिर कौन है हमारे, केंद्रीय धातु परमाणु। भाई केंद्रीय धातु परमाणु की बेटा बतानी है ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु की क्या बतानी है, ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, अगर यदि हमारा संकुल ऋणात्मक है, यदि हमारा संकुल ऋणात्मक है तो ध्यान रखना केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदलेगा। संकुल ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु, धातु परमाणु का नाम बदलेगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदलेगा। अर्थात यहां पर क्या होगा, इसके अंत में क्या लगा दिया जाएगा, 8 लगा दिया जाएगा। ई को हटा दिया जाएगा, ई को हटाकर 8 लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्रोमियम, तो क्रोमियम से ई को हटाएंगे, अंश से क्रोमियम, और किसको लगा देंगे, 8 को लगा देंगे, क्या हो जाएगा, क्रोमिएट, क्या हो जाएगा, क्रोमिएट। इसी प्रकार कोबाल्ट CO हो तो कोबाल्टेट, ठीक है। निकल Ni हो, निकलेट, ठीक है। उसके बाद Ag को बेटा बोलते हैं अर्जेंटेट, Ag को क्या बोलते हैं, अर्जेंटेट। Pb को बोलते हैं प्लम्बेट, पीबी को क्या बोलेंगे, प्लम्बेट, ठीक है। पीबी को क्या बोलेंगे, प्लम्बेट बोलेंगे, यहां से ध्यान रखना है, ठीक। अब बात ये आएगी कि बेटा यहां से किस संख्या को, एक संख्या, 2 संख्या है तो क्या नाम देंगे, 3 संख्या है तो क्या नाम देंगे। ध्यान रखना, अगर आपको एक समूह दिखाई दे रहा है, एक समूह के लिए, एक के लिए नाम नहीं देंगे आप, वैसे बोलते हैं मोनो है पर एक के लिए आप लोग नाम नहीं देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे 2 के लिए आप क्या लगाएंगे, डाई। 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। 4 के लिए आप क्या लगाएंगे, टेट्रा। 4 के लिए आप क्या लगाएंगे, टेट्रा। 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंटा। 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। ध्यान रखना यहां पर जैसे 5 समूह, लिगेंड की संख्या कितनी है, 5, तो 5 संख्या को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करें, 5 को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, पेंटा। अगर यहां 4 होगा, 4 के लिए टेट्रा। अगर यहां 3 है, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कभी कभार क्या होता है कि लिगेंड के अंदर मोनो, डाई, ट्राई आदि का प्रयोग किया जाता है। लिगेंड के अंदर ही बेटा कौन है, लिगेंड में ही किसका प्रयोग किया जाता है, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का प्रयोग कर, आदि का प्रयोग हो तो आदि का उपयोग हो, तब क्या करोगे, तो एक विशेष संख्या द्वारा इसे प्रदर्शित करेंगे। 2 के लिए क्या लगाएंगे, 2 के लिए लगाएंगे 20, 3 के लिए ट्रिस, क्लियर। अब जैसे एथिलीन डाइएमीन, ईयर को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन। अब इसमें पहले से देखो लिगेंड के अंदर पहले से ही डाई आया हुआ है, मान लिया इसके 2 समूह हैं तो फिर इसके लिए क्या बताओगे, एथिलीन डाइएमीन। 2 संख्या आई हुई है इसलिए इसे हम किससे, एक विशेष संख्या द्वारा प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि डाई पहले आया हुआ है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे। अगर 3 होंगे तो 30 लगा देंगे, ठीक है। तो यहां तक पहले नोट करिए, इसके बाद तब नामकरण करा रहे, नोट करो इसको। इसके बाद देखो बेटा, अब इसका नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस वाले की ओर। पहले हमारा कौन आया है, संकुल। तो इस संकुल के अंदर धातु हमारी कौन हो गई, केंद्रीय धातु परमाणु CO, कोबाल्ट धातु है तो इससे जुड़े हुए समूह क्या बन जाएंगे, लिगेंड। तो पहले हम बेटा किसका नाम देंगे, पहले हम इसमें नाम करेंगे, पहले नाम देंगे लिगेंड का, लेकिन संख्या सहित। पर यहां पर तो हमें 2 लिगेंड दिखाई दे रहे, एक तो हमारा एमीन है और दूसरा हमारा क्लोराइडो है, क्लोरो या क्लोराइडो।
तो अब पहले कौन आएगा, पहले नाम किसको लिखे, तो अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएगा पहले उसका नाम लिखेंगे। तो पहले कौन आएगा, ए, पर इसकी संख्या कितनी है, 5। कितने NH3 है, 5। तो 5 को क्या नाम देते हैं, 5 को नाम देते हैं पेंटा, और NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, पेंटा एमीन। उसके बाद Cl की संख्या एक ही है, इसलिए एक को नाम नहीं देते हैं क्लोरो। अगर 2-3 होते तो हम संख्या का नाम देते, ठीक है। तो पेंटा क्लोरो। उसके बाद CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। क्या आप लोगों से पूछा जाए कि भाई इसका नाम चेंज करेंगे, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि नाम तभी चेंज होगा जब संकुल हमारा कैसा हो, ऋणात्मक हो, तभी इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम चेंज होगा। भाई ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, पर किसमें लिखनी होती है ऑक्सीकरण संख्या, रोमन अंक के अंदर। अब ये Cl कहां है, आप बोलोगे कोष्टक के बाहर, यानी ये आयनिक परसर है, और आयनिक परसर है तो इसका नाम चेंज, तो इसका जो लिगैंड के रूप में, इसका साधारण नाम जो होगा भाई, पर संख्या नहीं बतानी। इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो क्लोराइड ही बोलेंगे। अब बात ये आती है कि 1 नंबर का विकल्प आता है, आप लोगों से ऑक्सीकरण संख्या पूछता है। भाई किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालेंगे, 1 नंबर विकल्प में ये क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। देखो यहां पर ध्यान रखना है, जितने भी उदासीन लिगैंड हैं, उदासीन लिगैंड की जो ऑक्सीडेशन संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो उदासीन लिगैंड की जब ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, मुझे निकालना किसकी है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसे मान लो X प्लस NH3 एक हमारा उदासीन लिगैंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1 Cl पे 1 माइनस, पर 1 Cl ये रही और 2 Cl ये रही, तो टोटल Cl कितनी होगी, 3 बराबर। अगर इस संकुल के ऊपर आवेश है, संकुल के ऊपर क्या है, आवेश है, प्लस या माइनस, तो बराबर लिख देना है। अगर कोई आवेश नहीं है तो बराबर क्या करोगे आप, 0। तो x प्लस माइनस, माइनस के 3 बराबर 0, और x बराबर ये माइनस के 3 दूसरी ओर जाके प्लस के 3। जो भी ऑक्सीकरण संख्या निकली है इसे रोमन अंक में लिखना है, यानी प्लस के 3 निकली कोष्टक के अंदर। अब बात करेंगे इस वाले का नाम। अब इस वाले का नाम कैसे देंगे, तो आप बोलोगे पहले तो अब आयनिक परसर आया हुआ है, पहले कौन आया हुआ है, आयनिक परसर आया हुआ है। तो आयनिक परसर यानी पहले नाम देना है धातु धनायन का नाम, संख्या नहीं बतानी है। भाई इसको पोटेशियम बोलते हैं, तो पोटेशियम ही लिखेंगे। उसके बाद फिर लिगैंड। अब लिगैंड कौन है, C2O4। इसे साधारण नाम में ऑक्सोलेट बोलते हैं, पर जब यह बेटा किसका काम करना शुरू कर देगा, लिगैंड बन जाता है, तो इसका नाम अंत में किसको जोड़ देंगे, O को जोड़ देते, E को हटा के, तो ये ऑक्सोलेटो हो जाएगा। पर ये कितने हैं लिगैंड, 3 हैं, तो इसे लिखेंगे ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद लिगैंड का नाम हो गया। अब कौन आ रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीडेशन संख्या से बतानी है। पर एक चीज ध्यान रखो, अगर यदि हमारा संकुल ऋणात्मक है, भैया संकुल हमारा कैसा, ऋणात्मक, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बदलेगा। अब नाम बदलेगा तो क्या होगा, ई को हटा के किसको लगा देंगे, 8। तो Cr को बोलते हैं क्रोमियम, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमिएट। क्या हो जाएगा, क्रोमिएट। ऑक्सीकरण संख्या बतानी कैसे निकालोगे, अरे भाई एक के पर 1 प्लस होता है, पर ऐसी के कितनी है, 3 प्लस क्रोमियम की निकालनी है X, 1 प्लस 1 C2O4 पे 2 माइनस होता है, पर है कितने ये, 3 बराबर। इस संकुल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0। तो 3 एकम 3 प्लस के x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। माइनस के 6 में से प्लस के 3 गया, माइनस के 3, माइनस के 3 जो दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी निकली है, प्लस के 3। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद हम 5 से 6 एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उनको कर रहे हैं, नोट करो जल्दी। इसके बाद बेटा हम टॉपिक चल रहे हैं और चल रहे हैं प्रयोगशाला विधियों की ओर। एक चित्र आप लोगों के सामने है, और इस चित्र को अगर आपके किसी की भी प्रयोगशाला विधि पूछे ऑर्गेनिक भाग के अंदर, चाहे आपका एथेनेमीन से पूछे, एथिल ब्रोमाइड पूछे, कुछ भी आपसे पूछे अगर प्रयोगशाला विधि के अंदर,
तो ये रहा चित्र। इस चित्र को बेटा हर एक में आप लोग उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। बस इनकी प्रयोगशाला विधि अपक्रिया ध्यान रखनी है कि हम कौन कौन सी अपक्रियाएं प्रयोगशाला विधि में लगा करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक टॉपिक लेकर आए हुए हैं फार्मिक अम्ल। कौन सा लेकर आए हुए हैं? फार्मिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल की हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रयोगशाला विधि को। फार्मिक अम्ल की क्या पढ़ेंगे? प्रयोगशाला विधि। क्योंकि आप लोग अपक्रिया बेटा सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब टॉपिक हमारा टारगेट है प्रयोगशाला विधि कराने का, ठीक है। तो ये रही हमारी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। ध्यान रखना है फार्मिक अम्ल कहां पाया जाता है? चींटी के डंक में, ठीक है, ध्यान रखना है ये। अब किस तरीके से हम फार्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि बनाते हैं? सबसे पहले आप क्या लेंगे? ग्लिसरॉल लेंगे। पहला काम क्या करेंगे? ग्लिसरॉल लेंगे। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड में CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह फॉर्मूला होता है ग्लिसरॉल का। इसकी अपक्रिया कराएंगे ऑक्जेलिक अम्ल से। किससे कराएंगे? ऑक्जेलिक अम्ल से। C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH, ठीक है। क्या इसे ऐसे लिख दे रहे हैं इधर इस तरीके से? C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH, सिंगल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH। ऐसा क्यों लिखा? ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल अर्थात CO। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, सिंगल बॉन्ड में COOH। बस हमने इसको क्या कर दिया है? बॉन्ड के रूप में लिख दिया। तो यहां से क्या होगा? इसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर कहानी क्या होगी? कहानी होगी कि यहां से आप बॉन्ड तोड़ देंगे। जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां से OH और इससे किसको ले लेंगे हम? H को। तो जब दो OH, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH है, तो कौन बाहर हो जाएगा? आप बोलोगे H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यहां से जब H2O बाहर हो जाएगा तो इस कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा? इसके साथ। तो यहां हो जाएगा CH2OH, फिर CHOH, उसके बाद CH2O, O के साथ बॉन्ड बनेगा कार्बन का, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन पर किसके रूप में? डबल बॉन्ड के रूप में। मैं ऊपर नीचे कहीं पर भी जोड़ दो। उसके बाद इस कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन, और कार्बन से डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में कौन है? OH, ठीक है। और ये बन जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सोलेट। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सोलेट, ऑक्सोलेट ये पहले बनेगा, ठीक है, ऑक्सोलेट, ठीक। तो पहला काम क्या करना है? आपने बेटा क्या लेना है? ग्लिसरॉल लेना है। ग्लिसरॉल की अपक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराएंगे। किससे कराएंगे? ऑक्जेलिक अम्ल से। यहां से OH H2O बाहर कर देंगे, कार्बन का बॉन्ड इससे बना देना। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, लेकिन यहां इस कार्बन से डबल बॉन्ड में O ये रहा, और इस कार्बन से C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH। सेम पहले इस तरीके से अपक्रिया करनी है। दूसरी स्थिति में दोबारा फिर से पुनः ले लेना है इसको, दोबारा फिर से इसको ले लेना है, और दोबारा फिर से लेंगे इसको। किसको? ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सोलेट को। तो क्या है? CH2OH, फिर CHOH, CH2O, C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में, फिर C से जुड़ा हुआ है, फिर यहां पर C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में कौन है? OH, ठीक है। अब करना क्या है? इसको गर्म कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। 100 डिग्री C से 110 डिग्री C पर गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर कहानी क्या होगी कि आप इसके बॉन्ड को तोड़ दो। तोड़ दिया तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का बॉन्ड मुक्त हो रहा है, बिल्कुल, पर इधर कार्बन का भी तो बॉन्ड मुक्त हो रहा है। तो पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो एक बॉन्ड था, एक एक बॉन्ड और टूट गए, तो अब इनके बीच में कितने हो जाएंगे? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, कौन सी गैस बाहर हो जाएगी? CO2। कौन सी गैस बाहर होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये वाला कार्बन, भाई इसका बॉन्ड टूटा है, तो ये वाला कार्बन
साझेदारी कर लेगा इसके साथ। तो यहां हो जाएगा CH2OH, फिर CHOH, उसके बाद CH2, फिर सिंगल बॉन्ड में C, डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में OH। ठीक है, और ये बनेगा ग्लिसरॉल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा यहां पर। अब इसको क्या करेंगे, पुनः फिर से लेंगे, इस तीसरी अभिक्रिया को हम नीचे कर दे रहे हैं। तीसरी अभिक्रिया को नीचे करेंगे, CH2OH, फिर CHOH, उसके बाद CH2, C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में OH। ठीक है, इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन। क्या करा देंगे, जल अपघटन। जल अपघटन करा देंगे। तो जल अपघटन कराने से क्या होगा, आप बॉन्ड को तोड़ोगे। जब बॉन्ड को तोड़ोगे, कार्बन और ऑक्सीजन बीच से बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन पे चार्ज आएगा। कैसा, कार्बन पे चार्ज यहां से, सॉरी, यहां पर हमें बेटा क्या बनाना है, हमें बनाना है यहां पर फॉर्मिक अम्ल। बॉन्ड को तोड़ देंगे कार्बन से यहां से, तो यहां से कहानी क्या होगी, यहां से आप बोलोगे कार्बन कार्बन के बीच से बॉन्ड तोड़ देंगे, तो यहां पर इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, और इस पे माइनस। तो फिर से ग्लिसरॉल बाहर हो जाएगा, CH2OH, CHOH, उसके बाद CH2, और इस कार्बन पे माइनस आएगा भाई, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा OH, और उसके बाद यहां पर ये वाली H को कहां भेज देंगे, इस C के पास। तो ये बन जाएगा HC, उसके बाद भाई बॉन्ड यहां से तोड़ रहे हैं ना, तो H इसके पास आ जाएगी, C डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में OH, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। ठीक, सुनो अब कैसे क्रिया आपने करी। सबसे पहले ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया कराओ, यहां से OH H2O बाहर हो जाएगा, पहली बार में से क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सोलेट बन जाएगा। फिर इसे क्या करोगे, गर्म कर दोगे। कितने डिग्री सी पर, 100 से 110 डिग्री सी पर जैसे ही गर्म किया, तो गर्म करने पर यह बन गया ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट बन जाएगा। यहां से कार्बन के बीच से बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन कार्बन के बीच से बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन दोनों फिर से बेटा क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना के और CO2 के रूप में बाहर हो जाएंगे, और ये वाला बॉन्ड बना लेगा जाके इस वाले के साथ। फिर उसके बाद क्या करा देंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन कराने पर फिर से बॉन्ड तोड़ देंगे, तो यहां पर इस कार्बन पे प्लस और इस कार्बन पे चार्ज के साथ, सॉरी, इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस। H जाएगी किसके पास, कार्बन के पास, तो H, एक बॉन्ड टूट रहा है, तो H, C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में OH, फॉर्मिक अम्ल बाहर हो गया। कौन बाहर हो गया, फॉर्मिक अम्ल बाहर हो गया। और इसके बाद यहां पर ये वाला OH समूह है, वो कहां जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ, और फिर से क्या बाहर हो जाएगा, ग्लिसरॉल। क्या बाहर हो जाएगा, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये कहानी आपको देनी बेटा प्रयोगशाला विधि के अंदर। अब कहानी ये आ रही है कि भाई इसे चित्र में कैसे उपयोग करेंगे। तो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सबसे पहले, अब इस चित्र के बारे में पता होना चाहिए भाई किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और बस ध्यान रखना है, चित्र में केवल प्रयोगशाला विधि में, अगर हमें किसी की भी प्रयोगशाला विधि बनानी है, इसमें यहां पर मतलब कौन सी प्रयोगशाला क्रिया प्रयोग की गई है, बस वही उपयोग करना है। सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लास्क। गोल पेंदी का इसे क्या बोलेंगे, फ्लास्क। ये कौन होता है हमारा, फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर कौन है, बालू है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, नीचे ये बर्नर है। अगर इससे बेटा हम आग द्वारा जलाएंगे और इसके अंदर बालू है, तो ये क्या बोल रहे हैं, हम इसको सीधा बोल दे रहे हैं ऊष्मक बालू। इसके अंदर कौन है, ऊष्मक बालू। भाई बालू को गर्म कर रहे हैं, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऊष्मक बालू। ठीक है, यह कौन होता है, यह संघनित्र कक्ष होता है। यह कौन होगा, संघनित्र होता है, और संघनित्र के अंदर कौन होता है, जल। ठीक है, ये हमारा ग्राही यानी ये सॉरी ये पात्र होगा। यह कौन होगा, हमारा पात्र होगा। ठीक, अब इसमें आपने कौन कौन लिया है, एक तो आपने लिया है ग्लिसरॉल, एक कौन लिया, ग्लिसरॉल, और प्लस में कौन लिया, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन लिया है, ऑक्सैलिक अम्ल। तो ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल को क्या करेंगे, ऊष्मक बालू में धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, गर्म करेंगे।
गर्म करने पर यह क्या बना देगा, फार्मिक अम्ल की वाष्प बनाना शुरू कर देगा। और फार्मिक अम्ल की वाष्प बनाना शुरू कर देगा। यह है थर्मामीटर, थर्मामीटर है, ठीक है। उसके बाद यहां ये वाष्प इसके अंदर आएगी, संघनित कक्ष में द्रवित होगी, और द्रवित होने के बाद और इसके अंदर इस पात्र में कौन आ जाएगा, फार्मिक अम्ल। तो ध्यान रखना है चित्र के बारे में, बस उसकी प्रयोगशाला विधि और चित्र के बारे में, ठीक है। नोट करें इस टॉपिक को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ेंगे ईथर की प्रयोगशाला विधि। देखो चित्र सब में वही काम करेगा, कौन कौन सी अभिक्रिया है प्रयोगशाला विधि में उपयोग में लाते हैं, उन अभिक्रियाओं को देख रहे हैं, ठीक है। अब ईथर में जैसे मुझे बनाना है डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि, तो इसे क्या करेंगे, एल्कोहल, किसके बेटा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हम किसको बनाएंगे, ईथर को। तो प्रयोगशाला, ईथर की प्रयोगशाला विधि में क्या करें, कौन सी अभिक्रिया देंगे, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। सबसे पहले आप लेंगे एथिल अल्कोहल ले लेंगे C2H5OH, इसको गर्म करेंगे H2SO4 के साथ, कितने टेम्परेचर पे, मान लिया 100 डिग्री C पर, ठीक है। ये हमारा एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को बेटा कितने डिग्री C पर गर्म कर रहे हैं, 100 डिग्री C पर H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं। तो H2SO4 को हम लिख सकते हैं ना, H इंटू में HSO4, तो यहां से कौन बाहर हो जाएगा, आप बताओगे, HOH बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, और जुड़ कौन जाएगा, C2H5 HSO4, क्यों, क्योंकि बेटा H पे प्लस, SHO4 पे माइनस, OH पे माइनस और कार्बन पे प्लस, तो ये बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लेंगे C2H5 HSO4 को लेंगे, और पुनः बेटा किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ 110 डिग्री C से 140 डिग्री C तक क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। इतने तापमान पे क्या कर देंगे, गर्म। तो गर्म करने पर फिर से बेटा बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां से तोड़ेंगे, तो यहां से C2H5 पे प्लस, HSO4 पे माइनस, H पे प्लस और OH पे O पे माइनस, तो H प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, फिर से हो जाएगा H और H, H2SO4 और प्लस में बेटा क्या बन जाएगा, C2H5 प्लस, प्लस के पास आएगा माइनस, माइनस O पे है और इससे जुड़ जाएगा C2H5, और ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर। तो ये रही हमारे ईथर की प्रयोगशाला विधि। ये कौन सी अभिक्रिया देनी है, ईथर के प्रयोगशाला विधि में ये वाली अभिक्रिया देनी है, नोट करिए जल्दी। इसके बाद बेटा अब बेटा हम पढ़ने वाले एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। भाई एथिल एमीन की प्रयोगशाला विधि क्या है, तो इसमें आप लोग अभिक्रिया देनी है, वह अभिक्रिया देनी है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। किसके द्वारा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चित्र सबके लिए वही रहेगा, ध्यान रखना, बस अभिक्रिया चेंज होती रहेगी, ठीक है, अभिक्रिया चेंज होती रहेगी, और लास्ट में जो पात्र में आपने जो प्रोडक्ट मैंने फार्मिक अम्ल लिखा था वहां प्रोडक्ट बेटा अलग पहुंचते रहेंगे। एथिल एमीन कैसे बनाएंगे, तो आप लेंगे एथिल एमाइड, एथेनेमाइड लेंगे, क्या लेंगे, एथेनेमाइड C2H5CONH2, सॉरी ये प्रोपेनेमाइड है, कौन है ये हमारा, प्रोपेनेमाइड या एथिल एमाइड, ठीक है। और वैसे आईयूपीएसी नाम में क्या देंगे, प्रोपेनेमाइड। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन प्लस KOH के साथ करा देंगे, ठीक है। अब होगा क्या भाई, Br 2 है तो Kb कितनी चाहिए, 2, तो यहां से 2K Br को लेकर बाहर हो जाएगा, पर 2K करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2K को बढ़ाना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब यहां से CO को अगर ये 2 और दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा, CO3 पर चार्ज कितना आ जाएगा, 2 माइनस, तो 2 माइनस से भैया 2 प्लस और बढ़ाओ, यानी 2K और चाहिए, तो 2K यहां से K2CO3 बाहर हो जाएगा। उसके बाद अब देखो यहां 2 ऑक्सीजन बचे, तो 1 2 3 4 H भी है, अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे, 2 H2O, तो बचेगा कौन, तो बचेगा C2H5 और यहां कौन बचेगा, NH2, और ये बनेगा एथेनेमीन, कौन हो जाएगा, एथेनेमीन।
तो ये किसकी प्रयोगशाला विधि हो गई? ये एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। नोट करिए इसको।